बच्चों, एक कैरेक्टर का नाम है हरिहर काका। हरिहर काका के बारे में इस पूरे पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं। पाठ थोड़ा बड़ा है तो वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि ये वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की है। मतलब हर एक लाइन का आसान शब्दों में व्याख्या मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको ये पूरा पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। बच्चों, पाठ का नाम हरिहर काका और लेखक है मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी इस पूरे पाठ में क्या बता रहे हैं, 2-4 लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि आपको जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो वो पाठ और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, हुआ क्या है, एक गांव में हरिहर काका रहते हैं। किस गांव में? जहां लेखक रहते हैं। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो जहां लेखक रह रहे हैं उसी गांव में हरिहर काका भी रहते हैं। उसी की ये कहानी है। हरिहर काका की थोड़ी इमोशन से भरी हुई कहानी आप सुनेंगे आज। देखो, हुआ क्या है, हरिहर काका कुल 4 भाई हैं और उसमें हरिहर काका दूसरे नंबर के हैं। बाकी के जो 3 भाई हैं उन्होंने शादी भी की और संतान भी उत्पन्न की। अब उनके बाल बच्चे परिवार सहित वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन हरिहर काका उन्हीं के साथ रह रहे हैं। मतलब सब परिवार में, एक परिवार में ये चारों भाई रह रहे हैं अपनी बहुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन अब हरिहर काका की क्या कहानी है, हरिहर काका ने भी शादी की और एक नहीं बल्कि 2-2। लेकिन दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई समय से पहले ही। इवन संतान भी उत्पन्न नहीं हुई हरिहर काका की। तो अब उन्होंने फैसला किया कि अब मैं और शादी नहीं करूंगा। अब और शादी नहीं की तो संतान तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो स्थिति ये हुई कि अब हरिहर काका अपने भाइयों के साथ बिना पत्नी बिना बच्चों के साथ रह रहे हैं। अब भाइयों के तो बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या कि उनके परिवार में 60 बीघे जमीन है, जो चारों भाइयों में बराबर बराबर बटेगी। यानी हर भाई के हिस्से में 15 बीघे जमीन आएगी। अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हरिहर काका के पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। तो अब वो जमीन का होगा क्या? हरिहर काका जब चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब हरिहर के जो जमीन है वो होगा क्या उनका? ऑब्वियसली भाइयों के पास आएगी। भाइयों को यह बात पता है, इसीलिए भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह बात समझा रखी है कि हरिहर काका की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करना। हरिहर काका मतलब, काका का मतलब होता है भाई, ठीक है, और हरिहर उनका नाम है। तो भाइयों ने अपनी पत्नियों को सख्त हिदायत तो दे रखी थी, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने तक जोश जोश में उनकी खूब सेवा हुई हरिहर की। लेकिन एक टाइम के बाद उनको सूखा भोजन मिलने लगा। मतलब उनकी इतनी अच्छी सेवा नहीं हो रही थी। इवन जो बच्चा कुचा होता था वही उनको मिलने लगा। स्थिति बहुत बुरी भी हो गई थी। अब यहां पर ट्विस्ट आता है कहानी में। वो ट्विस्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक एंड जरूर बता देता हूं। मतलब वो काफी बड़ी कहानी है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अभी वो ट्विस्ट क्या है वो तो थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन एंड क्या हुआ? एंड में हरिहर काका की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। इतनी बुरी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब वो बोलने का मन ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इतना दुख आ गया है, हद से ज्यादा। ये एंड बता रहा हूं मैं आपको। तो हरिहर काका जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पूरे दिन दुखी ही है। उनका मन अशांत है, बोलना चाहते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि जब दुख में इंसान होता है ना तो बोलता नहीं है, ठीक है, चुप हो जाता है वो। इवन लेखक उनसे काफी स्नेह रखते थे। हरिहर काका भी लेखक से काफी स्नेह रखते थे। मतलब भाइयों के बाद उनका जो था वो लेखक ही थे। लेखक भी जब जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते। ऐसी स्थिति आ गई है। अब ये बात मैंने एंड वाली बात पहले क्यों बताई? वो इसीलिए बताई क्योंकि पाठ की शुरुआत में हम एंड ही पढ़ेंगे। मतलब एंड का पोर्शन पहले लिखा गया है कि हरिहर काका की बहुत बुरी स्थिति हो गई है और लेखक जब वहां जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बातचीत नहीं करते हैं। ये सब बातें बताते हुए लेखक अब ये कहते हैं कि हरिहर काका कौन है, उनकी क्या कहानी है, वो क्यों दुखी हैं। वो फिर पूरी कहानी उसके बाद शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब पहले 2-3 पैराग्राफ्स तो हम ये पढ़ेंगे कि वो काफी दुखी हैं। उनकी पहले की कहानी क्या है वो 2-3 पैराग्राफ के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आप ये सोच रहे हो कि वो उनके भाइयों की वजह से दुखी हैं, ऐसा मत सोचना। वो सिर्फ उनके भाइयों की वजह से दुखी नहीं है, गांव की और भी बहुत बड़ी कहानी हुई है उनके साथ, हरिहर काका के साथ। वो ध्यान से सुनना, वो भी बताएंगे। देखो,
हरिहर काका के यहां से मैं अभी अभी लौटा हूं। ठीक है, कल भी उनके यहां गया था। ये वो समय है जब वो बहुत दुखी हैं, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। किसको नहीं कह सके? लेखक को, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई है उनकी। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और कितने दुखी हैं। जिन यंत्रणा यानी पीड़ा के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, मतलब काफी धार्मिक संकट आ गया था उनके ऊपर, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। वो स्थिति क्या होगी, ध्यान से सुनना। जिस मनस्थिति में वो जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूं यानी इज्जत करता हूं, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी मोह के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। मतलब कई कारण हैं मेरे पास जो मेरा मोह हो गया है हरिहर काका से। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। कारण भी बताते हैं लेखक। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि मेरी मां बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, क्योंकि जब लेखक छोटे थे तो हरिहर काका ने उन्हें काफी प्यार किया है, काफी दुलार किया है। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, क्योंकि वो उनके खुद के तो बच्चे हैं नहीं, तो वो लेखक से कितना प्यार करते थे वही बता रखा है कि एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सियाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, ऐसा लग रहा था। मां बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। मतलब ये बताना चाह रही है मां कि लेखक की जो दोस्ती हुई वो सबसे पहले हरिहर काका के साथ ही हुई, और इतनी गहरी दोस्ती। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, मझधार का मतलब धारा के बीच में कोई नाव फंस जाती है और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन यानी गायब हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मतलब यहां यह स्थिति बताई गई है जैसे कोई नाव में सवार हो, नाव बीच मझधार में यानी बीच में नदी की धारा के बीच में फंस गई हो और वो वहां के लोग चिल्ला रहे हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति सेम यहां पर हरिहर काका की हो गई है। मतलब अब वो बोलना भी चाहे तो क्या बोलें, किससे कहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। यही बात लिखी गई है, आगे देखना। देखो, मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसके पास, जो नौका में सवार है, नाव में सवार है, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। वो फिर भी कोशिश तो करता ही है ना जीने की लालसा यानी लालच की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। मतलब ठीक ऐसी स्थिति उनकी भी हो गई है। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें, मतलब क्या कहें और क्या करें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। हल्का नहीं हो सकते, वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि किसी से अपना दुख बांटना भी चाहे तो वो हल्का नहीं होगा। वो धर्म संकट में है, बहुत बुरी स्थिति में है। मैं फिर बता रहा हूं, ये बुरी स्थिति सिर्फ भाइयों की वजह से नहीं है, कोई और कहानी भी है। कोई ऐसी उक्ति मतलब कथन, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कथन नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। ऐसा कोई भी कथन नहीं है। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कहता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी हो तो गूंगेपन का शिकार ही होगा। मतलब वो चुपचाप बैठा ही रह सकता है, इसके अलावा वो कर भी जा सकता है। बच्चों, लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे
अब लेखक यहां पर हरिहर काका की कहानी बताएंगे। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं। मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है हरिहर काका की कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गांव की स्थिति को समझो। गांव में जो एक ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी मतलब एक मंदिर है, तो उस मंदिर के बारे में जरूर जान लो ताकि हरिहर काका की कहानी समझ आए आपको। तो वो उचित देना समझता है पहले इन दोनों चीजों के बारे में। कौन सी दोनों चीजें? पहला गांव की स्थिति के बारे में, दूसरा ठाकुरबाड़ी यानी मंदिर के बारे में जो गांव में ही है, क्योंकि उसके बिना तो कहानी अधूरी ही रह जाएगी, यानी समझ ही नहीं आएगी। मेरा अब गांव के बारे में बताते हैं। देखो ना, मेरा गांव कस्बाई शहर आरा एक जिला है से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब गांव शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। ये एक जगह का एक लोकेशन बताई है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। कौन कौन से हैं? गांव के पश्चिम किनारे का एक बड़ा सा तालाब है, एक तो ये है। दूसरा, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष है, और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं। यही लिखा हुआ है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, याद रख लेना। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई? ये तो थी गांव की स्थिति, इस पैराग्राफ में हमने गांव के बारे में पढ़ा। अब ठाकुरबाड़ी की स्थिति क्या है या उसकी स्थापना कब हुई, वहां कौन रहते हैं, कैसे चल रहा है वो मंदिर, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने साल पहले हुई। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, यानी जो फेमस है, जो कहानी अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, कि बाकियों को भी प्रेरित करते थे कि पूजा पाठ करनी चाहिए। ये उस संत की बात थी। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर मतलब ढांचे में, मतलब मंदिर जहां एक छोटे से एरिया में था वहां वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब वो बढ़ा कैसे? क्योंकि वहां गांव के जो लोग थे वो उस ठाकुरबाड़ी को काफी मानते थे। काफी लोग मतलब ऐसे भी थे जो ठाकुरबाड़ी को नहीं भी मानते थे, उनमें लेखक भी कुछ एक में था, लेकिन काफी लोग ऐसे थे जो उस मंदिर को काफी मानते थे। तो वहां पर दान चढ़ाते थे या किसी का कोई नौकरी लग गई तो दान दे दिया, कुछ ऐसा वैसा हो गया जिससे उनको खुशी मिली लोगों को, तो उसमें भी शादी विवाह हो रहा है तो भी, मतलब इस तरह से दान इकट्ठा होते होते जो मंदिर का एरिया था वो तो छोटा था पहले, लेकिन दान पुण्य करने से धीरे धीरे उसका जो ढांचा था, उसका जो क्लेवर था वो बढ़ता चला गया, काफी बड़ा मंदिर हो गया वो। अब यही बात लिखी है, देखो मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनोती मानते, मतलब मन्नत मांगते थे ठाकुर जी से, क्या कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, इस तरह की मन्नतें मांगा करते थे। जिसकी मन्नतें पूरी हो जाती थी वो दान तो करता ही था, चढ़ावा चढ़ाता था। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते कि ये खेत उनके ही नाम। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसीलिए तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनोती मनाई गई थी, यानी मन्नत मांगी गई थी। मतलब काफी विश्वास था लोगों को इस विश्वास का यह परिणाम कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। मतलब ये गांव इतना फेमस ठाकुरबाड़ी की वजह से ही है क्योंकि आसपास के लोग भी काफी आते हैं। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। मतलब इतना बड़ा मंदिर तो कहीं पर भी नहीं है आसपास। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं, छोटी बात है। मतलब धीरे धीरे इतनी ज्यादा जमीन हो गई है। धार्मिक लोगों की एक समिति है, मतलब वहां पर जो रहते हैं वहां वो एक समिति बनाए हुए हैं, कमेटी कह सकते हो उसको इंग्लिश में। तो कमेटी बनाए हुए हैं, किसका क्या काम है, कौन किसकी देखभाल करेगा, मंदिर को कौन चलाएगा, वहां जो आसपास खेत है उनको उनकी रखवाली कौन करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी एक कमेटी है, सब अपने अपने जिम्मेदारी दी गई है। तो धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में
एक महंत, महंत मतलब मंदिर का प्रधान 3 साल में एक बार बदला जाता है, तो महंत कहते हैं उसको, याद रख लेना, ये बहुत बार काम आएगा। क्या कि प्रत्येक 3 साल में एक महंत यानी मंदिर का प्रधान और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। मतलब एक पुजारी और एक महंत, महंत तो प्रधान हो गया, पुजारी तो एक छोटा कर्मचारी कह सकते हो उसको, ठीक है। चलिए, ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। मतलब ये ठाकुरबाड़ी का काम था कि लोगों को मोटिवेशन दे कि वो धार्मिक कार्यों से जुड़े। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, मतलब जब भी कोई गांव में बाढ़ आ जाती है या सूखा हो जाता है, तो ठाकुरबाड़ी में ही लोग स्थान लेते हैं, वहीं पर ही रहते हैं, वहीं पर ही टेंट गाड़ कर रहने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो जब भी सूखे की चपेट में आता है या बाढ़ की चपेट में आता है, तो ठाकुरबाड़ी के आहाते, आहाते यानी आंगन में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। यहां यह बता रखा है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो ठाकुरबाड़ी को जरूर याद रखा जाता है। उनका चढ़ावा, उनको पूजना, ये सब काम पहले किए जाते हैं किसी भी शुभ अवसर पर करने से पहले। तो दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न और वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान क्या होता है? जो फसल काट दी जाती है उसको रखा जाता है एक स्थान पर, उस स्थान को ही खलियान कहते हैं। तो लोगों के जो खलियान हैं उनमें जब फसल की दवनी यानी फसल की कटाई होकर जब अनाज को अलग किया जाता है, तब अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है। मतलब जब फसल कट कर खलियान में पहुंच जाती है और उसमें अनाज को दवनी कर दिया जाता है यानी अलग कर दिया जाता है, तब ठाकुर जी के नाम अगौन निकालकर, अगौन मतलब पहले से ही निकाल लिया जाता है उनका हिस्सा। किनके? ठाकुर जी के। ये ठाकुरबाड़ी का हिस्सा है। तब ठाकुर जी के नाम पर अगौन यानी पहले से निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर, मतलब मन से भी और तन से भी, दोनों स्तर पर ठाकुरबाड़ी का जो लोगों का संबंध है वो घनिष्ठ है। घनिष्ठ मतलब गहरा है। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुरबाड़ी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। मतलब लोगों का कितना विश्वास है ये बता रहा है लेखक। बस अभी 2-4 लाइन और बताएगा लेखक, उसके बाद हरिहर काका की कहानी शुरू हो जाएगी। देखना, उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश, मतलब परिस्थिति ये थी कि इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। अब यहां हरिहर काका के बारे में बात आ गई है कि पहले वो जाते थे, अब बंद कर दिया। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूं, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। उनको लगता है ये आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये जो साधु संत हैं ये एक्चुअल के साधु संत नहीं है। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। लेखक उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा वो बता रखा है कि काम धाम करने की कोई उनकी रुचि नहीं है। ठाकुरबाजी के भोग लगाने के नाम पर दोनों जून माने समय, हलवा पूड़ी खाते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है बस। हरिहर काका की अब कहानी यहां पर शुरू होती है। जैसा मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था कि उनके परिवार के बारे में, तो वही अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। देखो उनके परिवार के बारे में। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। मतलब हरिहर काका के जो भाई हैं उनके बच्चे हो गए हैं और बच्चों की भी शादी हो गई है। उनमें से मतलब 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक, मतलब वो जो शादी हो गई है जिन बच्चों, पोतों की कह सकते हो क्योंकि हरिहर काका के जो पोते ही हुए, तो उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की भी करने लगा है। क्लर्की मतलब क्लर्क का काम। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, यानी दूसरे नंबर के भाई हैं वो। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की हैं।
लंबे समय तक प्रतीक्षारत यानी इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चा जने का मतलब उत्पन्न किए, बिना बच्चे को उत्पन्न किए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र, मतलब उसकी उम्र भी तो ढल रही है ना, और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया कि मैं तीसरी शादी नहीं करूंगा। वह इत्मीनान यानी आराम से और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब वो भाई बच्चों के साथ, सब बहुओं के साथ सब वहीं रह रहे हैं। अब हरिहर काका वहां पर फ्री का भोजन नहीं खा रहे, वहां जो भोजन बन रहा है उनके भी तो खेत है ना, तो वहां से फसल आती है, उसी फसल को वो कितना खा लेंगे, बाकी बचा हुआ तो उनके भाइयों के पास ही रह जाती है वो फसल। तो इसीलिए हरिहर काका को पता है कि मेरी जमीन है, मेरे पास जो हिस्सा है उससे काफी फसल आती है, उस फसल को मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूं, बाकी तो इन्हीं के नाम है। तो हरिहर काका निश्चिंत है कि मैं इनका फ्री का नहीं खा रहा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं, जो पहले ही बता चुका हूं मैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे, मतलब हिस्सा एक हिस्से में आएंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, मतलब कृषि कार्य पर फसल उत्पन्न होती है, वहीं से ही वो खाते हैं, वहीं से ही कमाते हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। संयुक्त परिवार है, सब भाई एक साथ रहते हैं। बच्चों, मझधार का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। चलो, हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे। अब क्यों खाना दे वो तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। कुछ दिनों तक तो जोश ऐसा चलता रहा, फिर उन्हें कौन पूछने वाला, फिर वो उनसे पूछना ही बंद कर दिया उन्होंने। ठहर चौका यानी खाने की व्यवस्था लगाकर, पंखा जलते हुए, हवा करते हुए अपने मर्दों को, अपने पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती थी, जो बच गया वही उनको खाने को मिलता। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अब बेचारे हरिहर काका कुछ बोलते नहीं, खा लेते। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी उन्हें कोई पानी तक देने वाला नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल है यानी व्यस्त है। मतलब पत्नियां तो अपने कामों में व्यस्त हैं, घर के कामों में, और जो पति है उनके, वो अपने खेतों के कामों में व्यस्त हैं। हरिहर काका को कोई पूछ ही नहीं रहा कि वो बीमार हैं, उनको कोई पानी चाहिए, दवाई चाहिए, कुछ सेवा ही कर दे, नहीं। तो ऐसी स्थिति आ गई है। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते हैं या धमा चौकड़ी मचाते हैं। मर्द यानी जो भाई हैं उनके खेतों पर गए रहते हैं। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान मतलब बरामदे के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरत की पूर्ति करनी पड़ती। खुद ही उठते, खुद ही जरूरत की पूर्ति कर लेते। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। अपनी पत्नियों को वो याद करते हैं उस समय, तो है ना, आती है याद। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। मतलब अब भाइयों के परिवार का प्रति जो मोह था उनका थोड़ा बहुत, वो भी अब टूटने लगा धीरे धीरे। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, धमाका हुआ। अब वो हुआ क्या, देखो। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब ही दे गई। उस दिन शहर में कलरकी करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। अब मैंने यहां पर एक गलती कर दी, मैंने थोड़ी देर पहले पोता कह दिया था, जबकि वो पोता नहीं था, वो उसका भतीजा हुआ, है ना। भाई का लड़का अगर कलरकी कर रहा है, वो जो कलरकी करने वाला वो भतीजा ही तो हुआ ना। वो तो उनके बाद जो बच्चे आएंगे वो पोते हुए हरिहर काका के। ठीक है, पता नहीं मैं आपको गलत बता गया या सही बता गया, लेकिन अब उसको ठीक कर लेना। चलिए, तो उस दिन शहर में कलरकी करने वाला, जो कलरकी करता है, वो भतीजा का एक दोस्त गांव आया। अब आगे क्या जो लिखा हुआ है वो पहले बता देता हूं। तो वो मेहमान जो आया, उसके लिए इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बने। हरिहर काका बड़े खुश हुए कि आज जो मिलेगा कम से कम अच्छा भोजन तो मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम से वो रूखा सूखा बचा कुचा ही खा रहे थे। लेकिन स्थिति क्या हुई, स्थिति ये हुई कि जो मेहमान आया उसको तो अच्छे अच्छे व्यंजन मिले, इवन घर वालों ने भी खाए, बस हरिहर काका को नहीं मिले। पत्नियां उनको दे नहीं पाई या दी नहीं जानबूझ के। भाइयों ने सोचा कि हरिहर काका पहले खा चुके होंगे, तो उन्होंने भी सुध नहीं ली, तो वो भी खाकर सो गए। अब हरिहर काका को आया गुस्सा, इतना गुस्सा कि अब उन्होंने ली सबकी खबर। और वो खबर क्या ली वो अब हम पढ़ लेंगे, देखते जाइएगा। देखो क्या लिखा है कि उसी के आगमन के, यानी वो जो मेहमान आए भतीजे का दोस्त, उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि ये सब बने थे। मतलब अलग अलग तरह की डिश बनी थी। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, यानी प्रशंसा ही की कि अच्छा हुआ आ गए, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया,
उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए, मतलब वो खाना खाया और वो चले गए अपने काम में। दवनी हो रही थी, दवनी मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी जो अनाज कट कर आया है उसको, अनाज को अलग करने को दवनी कहते हैं। तो दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, ये भाइयों को ऐसा उन्होंने सोच लिया। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। वो रूखा सूखा क्या था? भात थी, मट्ठा था और अचार था। मट्ठा एक मीठा सा पदार्थ होता है, तो वो मलाई कह लो, हलवा सा कह लो, कुछ इस तरह का। तो भात माने चावल। तो इस तरह की 2-3 चीजें लाकर रख दी। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया, भात यानी चावल बिखर गए। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। आवाज इतनी तेज हुई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली की दालान की ओर चल पड़े। अब उन्होंने कुछ डांट लगाई। क्या कहा? समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर भी रख लूं, आराम से खा सकता हूं, तब भी कमी नहीं होगी कभी भी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, आदि आदि आदि। इस तरह से डांट लगाकर उन्होंने काफी खबर ली। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी, जो ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी हैं हर 3 साल में बदले जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक तो महंत जी बदले जाते हैं जो पूरे मंदिर के प्रधान होते हैं, और एक पुजारी जी बदले जाते हैं जो उनकी पूजा पाजा ये इस तरह के कार्य करते हैं। तो उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। मतलब ये सारी बातें वो पुजारी सुन रहे थे। वार्षिक हुमांद, हुमांद माने हवन की सामग्री होती है, तो वो जो वार्षिक हवन होने वाला है उसके लिए सामग्री चाहिए होती है, तो वो घर घर बटोरने या चंदा मांगने आए थे। ठीक है, जैसे घी, शकील यानी शक्कर, इस तरह से लेने आए हुए थे पुजारी। तो वो वहां पर बैठे हुए थे और वो सारी बातें उन्होंने सुन ली। अब यहां पर ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। वो उन्होंने जो बात सुनी ना, उसका क्या नतीजा हुआ वो देखना। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। मतलब पुजारी वापिस आया और महंत यानी जो वो ठाकुरबाड़ी के प्रधान थे, उनको ये सारी बातें बता दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। अब यहां पर महंत जी जो हैं, वो उनकी आंखें चमक आई, खुश हुए कि अरे वाह, क्या सही मौका है। सही मौका क्या है? अब ध्यान से सुनो। यहां पर ट्विस्ट ये था कि महंत जी के आंखें चमक आई, उनके मन में जो लालच आया वो इस बात पर आया कि अब ये सही मौका है इनको समझाने का। क्या समझाने का? कि ये जो आपके नाम जमीन है ना, वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। तुम ठाकुरबाड़ी के नाम 15 बीघे जो तुम्हारे हिस्से की जमीन है वो लिख दो और यहीं पर आकर रहो, यहीं पर खाओ पियो मौज करो, तुम्हारे लिए तो अलग से नौकर भी रख देंगे। ऐसा उन्होंने कहना चाहा, और चाहा ही नहीं बल्कि मौका पाकर उनको कह भी दिया। अब स्थिति ये हुई कि भाइयों को यह बात पता चल गई कि ऐसी ऐसी बात है, महंत जी ने ये सारी जमीन उनके नाम यानी ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाने के लिए कह दिया है। अब उनको लगा डर भाइयों को कि कहीं हरिहर काका इनकी बातों में ना आ जाए। इसीलिए वो सब भाई मिलकर अपने भाई हरिहर काका से वहां ठाकुरबाड़ी में मिलने आते हैं और माफी मांगते हैं कि मुझसे हमसे गलती हो गई है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। जितनी बातें वो कह सकते थे वो उन्होंने कही। हालांकि हरिहर काका सब कुछ समझ रहे थे, ये सारी बातें वो क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो जाएं तो जाएं कहां। इधर महंत जी भी यही बात कह रहे हैं, उधर ठाकुर ये जो भाई हैं वो भाइयों के नाम जमीन करना भी चाहते थे, जो उनका शुरू से ही मन है, क्योंकि घर की जमीन है, घर में ही रहे, है ना, बाहर कहां किसी को देंगे। तो लेकिन जब भाइयों ने ऐसी हालत कर दी, खासतौर पे भाइयों की पत्नियों ने, तब उनका मन थोड़ा विचलित हो गया। अब स्थिति ये थी कि भाइयों के कहने पर वो वापस चले जाते हैं। हालांकि उस दिन नहीं जाते, लेकिन अगले दिन वो चले जाते हैं। ठीक है, अब स्थिति ये हुई कि बीच बीच में महंत जी बार बार उनको एक ही बात याद दिलाते रहेंगे कि यहां इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जो है मालिक ही यानी भगवान ही सबका है, उसके नाम जमीन लिख दो वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से बार बार उनको भड़काते रहते। महंत जी बार बार ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ भाई भी इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। अब आगे क्या हुआ, उनकी बहुत बुरी स्थिति कैसे हुई, वो हम आगे ही पढ़ेंगे। पहले जितना मैंने बताया, जितना समझाया, उसको पढ़ लेते हैं एक एक लाइन के साथ। देखो, तो लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बता दी कि उनके घर में ऐसी ऐसी घटना घटी है। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें सब शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजार देना उचित नहीं समझा।
क्षण यानी उसी समय टीका तिलक लगाया, कंधे पर रामनामा लिखी, रामनामी यानी जहां जो ऐसी चद्दर जिसमें राम नाम लिखा हुआ है, तो राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुर बारी की तरफ चल पड़े, ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा, यानी उनके घर तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाया और खूब प्रेम से समझाने लगे। क्या कहा? हरिहर, यहां कोई किसी का नहीं है, यह माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, प्रवृत्ति यानी स्वभाव, तू तो धार्मिक स्वभाव का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय तुम्हारा अपना कोई नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, यानी पूरा होने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना तक भी बंद कर देंगे। मतलब तुम झूठ मूठ बोल के तो देखो, वो तुमसे बोलना ही बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहा था। आज कह देता हूं, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ प्राप्त करोगे। बैकुंठ यानी विष्णु जी के यहां, यानी स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। कहने का मतलब यही था। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, यानी सब लोग तुम्हारी ही बातें करेंगे। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, यानी पैर धोएंगे। इतना तुमने दान करने पर तुम्हारी ही इज्जत होगी, ऐसा कहने का मतलब था। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, यशोगान यानी बढ़ाई करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। मतलब ठाकुर जी की तो आरती लगती है, तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु यानी समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। अकारथ यानी व्यर्थ मत जाने दो। ईश्वर को 1 बर दोगे तो 10 भर पाओगे, यानी तुम 1 दोगे तो 10 मिलेंगे तुम्हें। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। मतलब ये लोक यानी ये दुनिया, और परलोक यानी वहां ऊपर तक जाओगे तब तक। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं। मतलब ये कि उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें बताई, उनको अपनी तरफ खींचने का काफी प्रयास किया। अब आगे क्या हुआ वो आगे देखना। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। मतलब काफी हद तक विश्वास हो रहा था उनकी बातों पर। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। वो अब ये मन मन में सोच रहे हैं, 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं। मतलब जब फसल आ रही है तब तो उनमें से कोई पूछ नहीं रहा। अगर कुछ नहीं देंगे तब तो हालत ही क्या होगी, तब तो मेरी हालत ही वो क्या करेंगे। उनके जीवन में मतलब वो जीवित हैं तब तो यह स्थिति है, और मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़पे जाएंगे। मतलब वो हड़प लिए जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ईश्वर के लिए क्या कुछ किया है, कुछ भी दान नहीं किया। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। मतलब वो सिर्फ सोच रहे थे, ऐसा बोल नहीं रहे थे। अभी वो करेंगे नहीं ऐसा कुछ, अभी देखना क्या होता है। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। अभी वो दूसरी सोच भी आ रही है, क्या कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। उनको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा, यानी भाइयों के साथ। तो ऐसा भी मन में आ रहा है। मतलब उनके मन में द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व किस तरह का, एक तरफ तो वो ये सोच रहे हैं कि इनके नाम लिख दूं, दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि वो उनके नाम लिख दूं। होता क्या है देखिएगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे कि वो कुछ तो कहेंगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। मतलब महंत जी अनुभवी थे तो वो समझ गए कि वो चुप क्यों है और वो क्या सोच रहे हैं। तो वो मतलब उनके मन में भी आ रहा था कि
मैं इनके नाम लिख ही देता हूं ठाकुर बारी के, तो वो समझ रहे थे ये बात महंत जी के। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश किया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। अब ये बात क्या हुई है कि अब उनको समझा तो दिया है, लेकिन अब कमरा भी दिया जा रहा है, पलंग भी दिया जा रहा है, कमरा, और यहां तक कि साफ सुथरा वो भी, और अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिलाए जाएंगे, वो भी अभी देखना। तो क्या कहा है कि बिस्तरा लगाकर उन्हें आराम का इंतजाम करें, ऐसा उन्होंने आदेश किया। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। चहल पहल यानी उन्हीं की सेवा में सब लग गए। बच्चों, काका के कितने भाई थे एक बार जल्दी से बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं, याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। कैसी दुर्घटना कि उनको रूखा सूखा भोजन मिला और उन्होंने थाली फेंक दी और उन्होंने काफी डांट लगाई वगैरह वगैरह। वो जो सारी कहानी थी वो बाद में हरिहर काका के भाइयों को पता चली। तब वो दुर्घटना को जब पता चली, पहले तो वे अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, मतलब सोचने लगे कि क्या किया जाए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। मतलब यहां यह बताई जा रही है कि भाइयों को पता भी नहीं था महंत जी ने क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी उनके मन में शंका आ गई। शंका यानी एक बेचैनी आ गई कि पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है ना, क्योंकि वो हाव भाव से ही समझ जाते हैं सब कुछ। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। कहने लगे, आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। मतलब अब उनकी क्या मंशा है वो तो आप खैर समझ ही गए वो बोलते ही। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः यानी आखिरकार भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। मतलब अब वहां ठाकुर बारी में ही हरिहर काका रह रहे हैं। भाई गए थे लेने, लेकिन निराश होकर वापस ही आ गए, नहीं आए। लेकिन अगले दिन वो जाएंगे और अपने भाई यानी हरिहर काका को वो लेकर ही आएंगे। देखना, रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान यानी मिठाइयां और व्यंजन यानी जो अलग अलग डिश थी उनको मिले, वैसे तो उन्होंने कभी भी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए मिले, रस बुनिया मिली यानी रस भरी बूंदी मिली, लड्डू मिली, छेने की तरकारी मिली, छेने माने कोफ्ते की तरकारी मिली, दही, खीर, मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन और इतना सारा भोजन। ये सब चीजें तो कभी भी उन्होंने पता नहीं उनको याद भी है या नहीं, इतना कभी खाया होगा। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। वो धर्म चर्चा कर रहे थे कि भगवान के सामने ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चर्चा करने लगे। एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख शांति का संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी भी नहीं पाया था। इन्होंने हरिहर काका ने। इधर तीन भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका, भावी यानी भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, उसकी आशंका उनके मन को मथती रही यानी बेचैन करती रही। 15 भीगे खेत, यही दिख रहे हैं सबको, 15 भीगे खेत यहां भाइयों को दिख रहे हैं और दूसरी तरफ महंत जी को भी यही दिख रहा है। देखना क्या होता है। 15 भीगे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। सुबह तड़के ही यानी सूर्योदय से पहले ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बारी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। खून के रिश्ते की माया फैलाई का मतलब खून का रिश्ता है हमारा आपके साथ वगैरह वगैरह, इस तरह से जब बातें आती है ना इमोशनल, तो फिर इस तरह की बातें, इमोशनल बातें कही। माया फैलाई का मतलब इस तरह का जादू किया। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः घर वापस लौट आए।
लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उससे उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। मतलब इतना बदलाव मिला उनको अपने घर में। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, यानी माफी मांगी। फिर उनकी आवभगत यानी अतिथि सत्कार जैसा होता है ना, और जो खातिर उनकी जो शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहां मेहमान आने पर भी नहीं हुई होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून माने समय, दोनों समय खाना नाश्ता तैयार होने लगा। 5 महिलाएं कौन कौन सी? 3 तो उनकी बहुएं, किसकी? भाइयों की, और उनके जो बच्चे थी उनके भी तो 2 की शादी हो चुकी है, तो वो 2 और महिलाएं, तो 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद यानी तत्पर, तैयार। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, बरामदे में, दालान मतलब बरामदे में। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर मिल जाती। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। यानी अब जो हुआ है इतना परिवर्तन, ये सब का श्रेय जो जाता है वो किसको? महंत जी को, क्योंकि महंत जी अगर नहीं ले गए होते तो ये परिवर्तन मुझे नहीं देखने को मिलता। तो ये सब का श्रेय महंत जी को जाता है। अब जो महंत जी का जो आदर था उनके मन में, हरिहर काका के मन में, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वापस कम हो जाएगा अभी थोड़े टाइम बाद। देखना कैसे होगा। तो क्या हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि अब आगे के पैराग्राफ में जो बात चल रही है उसको पहले सुनी लो। देखो ध्यान से सुनो कि यहां आगे हम पढ़ेंगे कि गांव के लोगों को किसी ने कुछ नहीं बताया, ना महंत जी ने कुछ बताया गांव के लोगों को कि मैंने हरिहर काका से क्या कहा है, ना भाइयों ने कुछ कहा है कि हमने हरिहर काका को क्या कहा है, ये बदलाव जो हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें किसी ने किसी को कुछ नहीं कही, लेकिन फिर भी हर एक को पता थी। कैसे पता थी? क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अनुमानित हो जाता है, पता चल जाता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो अब स्थिति क्या हो रही है कि गांव के हर एक जगह पर, हर एक घर में, हर एक चौपाल में, हर एक स्थिति में सिर्फ एक ही बात हो रही है। क्या? कि हरिहर काका की जमीन का अब क्या होगा। क्या वो ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे या भाइयों के नाम करें? उनको क्या करना चाहिए? कुछ लोग इस पक्ष में थे, कुछ लोग उस पक्ष में थे। अब बेचारे हरिहर काका तो बीच में फंस गए ना, वो करे तो करे क्या? तो वो लेखक से सलाह लेते हैं, और लेखक इतनी अच्छी सलाह देते हैं क्या कि देखो जो भी करना है वो करो, लेकिन जीते जी किसी के नाम जमीन मत करना। जीते जी अगर जमीन नाम कर दी तो होगा क्या? तुम्हारी तो महत्ता ही खत्म हो जाएगी, तुम्हें कौन पूछेगा फिर। तो इसीलिए जीते जी नाम मत करना, ऐसी एक सलाह दी। हरिहर काका इस बात को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं और मानते हैं। आगे क्या होता है, आगे की बातें आगे ही बताएंगे, देखना। जितना पढ़ा, जितना समझाया पहले वो पढ़ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी को कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य यानी असली सच से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। वाकिफ यानी परिचित हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं होती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न हरिहर काका ने भाइयों से, ठीक है। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग यानी बात। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। कीर्ति यानी प्रसिद्धि और अचल माने स्थिर। इसके विपरीत यानी इसके उलट में कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन नहीं होना चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी, यानी जोश भरी। लोग प्रत्यक्ष यानी सामने से और परोक्ष यानी पीछे से, लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यानी पीछे से और सामने से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि महंत जी के नाम कर देनी चाहिए, ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए, और कुछ लोग भाइयों के नाम करवाना चाह रहे थे। तो इस तरह से 2 वर्ग बन गए थे गांव में, बिना कुछ करे। कुछ खास ऐसा
कहकर तो नहीं, लेकिन बस अंदर ही अंदर बटे हुए थे दो वर्ग। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी रहेगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी का नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, मतलब जो ऐसा चाह रहे थे वो धार्मिक संस्कारों वाले लोग थे। साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े भी हुए थे वो लोग। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबारी का जो भोग लगाया जाता था ना, मतलब जब लंगर होता था या कोई भोजन होता था, भंडारा होता था, तो ठाकुरबारी के जो ऐसे जो चाहने वाले लोग हैं गांव के, वो वहां पर जाते थे और वो प्रसाद खाते थे। तो वो क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे, है ना। तो यही बात लिखी है कि असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को खूब भोग लगाया जाता था, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। तो वो लोग तो उन्हीं का ही साथ देंगे ना। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं, यानी इसी वर्ग के हिस्से में आते हैं, इसी वर्ग को ही चाहते हैं। दूसरे वर्ग में, यानी जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहां हरियर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं, यानी आम लोग, किसान लोग जो मेहनत का कमा कर खाते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे कि कुछ तो घटित हो, कि क्या हुआ, किसके नाम लिखा या लिखेंगे वगैरह वगैरह। इधर भावी आशंकाओं, भावी यानी भविष्य में होने वाली आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरियर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें, यानी वो हमारे नाम लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरियर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की, मुझसे यानी लेखक से। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। मतलब यहां ये बात कही जा रही है, लेखक कहते हैं कि हमें वो लोग भी याद आ गए जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी, यानी अपने उत्तराधिकारी, यानी अपने भाइयों के, अपने जिस बच्चों के या जो भी जिसके भी नाम लिख दी। अब उनका जो जीवन हुआ वो कुत्ते के समान हो गया था, कोई पूछने वाला तक भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति उनको याद आने लगी, तो इसीलिए ये बात कही गई थी। क्या कहा आगे का, क्या कहा है देखो, कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं रहा। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चित किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया क्या कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल ही जाएगी, है ना, फिर तो आपको मिल ही जाएगी। जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, साथ तो अपने लेके जाने वाला नहीं हूं, इसीलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। मतलब अपने आप ही कानूनी तरीके से तुम्हें ही मिलनी है मेरे मरने के बाद, तो लिखवा कर अलग से क्या करना है मुझे। उधर महंत जी, अब महंत जी जो हैं वो भी फोर्स कर रहे हैं हरियर काका को। जब भी मिलते, जब भी मौका मिलता, हरियर काका को एक ही बात कहते कि भाइयों में कुछ नहीं रखा, ये रिश्तेदारी सब खत्म है, सब मोह माया है वगैरह वगैरह। और इसीलिए वो ये चाहते थे कि वो जो जमीन है वो उनके नाम लिख दें, ठाकुरबारी के नाम लिख दें। तो वही बात अब हम पढ़ेंगे। देखो, उधर महंत जी भी हरियर काका की टोह में रहने लगे, टोह माने खोज खबर में रहने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कहर उठते, विलंब न करो हरियर, विलंब मतलब देरी, देरी न करो हरियर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो, यानी बेच कर दो, यानी उन्हीं के नाम कर दो। फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबारी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे, देवलोक यानी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ऐसे उनको एक लालच देने लगे। लेकिन हरियर काका न हाँ कहते न ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वह महंत जी की कृपा से ही तो है। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे कि वो कुछ नहीं करेंगे, मतलब वो जमीन अपने नाम ही रहने देंगे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या हुआ वो ध्यान से सुनो। अब स्थिति ये हुई कि महंत जी के काफी समझाने पर, भाइयों के समझाने पर हरियर काका फिर भी किसी के नाम नहीं कर रहे थे। महंत जी अब उनका जो ढांढस था, उनका जो धैर्य था, वो अब जवाब देने लगा कि ये तो करने वाले हैं नहीं, तो एक काम करते हैं। एक प्लान बनाया उन्होंने, योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि उनको किडनैप कर लिया जाए, किडनैप कर लेते हैं और जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लेते हैं उनकी जमीनों पर, तो अब वो हमारे नाम हो जाएगी। उसके बाद उनको छोड़ देंगे, बाद में उनको समझाएंगे, समझे ना समझे ना, जमीन तो हो ही गई ना। तो ये तरीका अपनाया जाता है। स्थिति यही होती है और करते भी हैं वो ऐसा ही। लेकिन अब आगे क्या होता है, क्या सच में वो इस काम में सफल होते हैं, वही आप देखना। लेकिन उससे पहले बच्चों, ठाकुर बारे के व्यंजन में कई आइटम्स थे, है ना, उनमें से कोई दो बता दो, चलो एक ही बता दो,
एक बार कमेंट करके। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। चलो, पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो रही थी। जो जाल में पकड़ ली गई थी किसी टाइम पर, अब वो उड़ती हुई नजर आ रही थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है कि क्या करे तो करे क्या। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दो, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार के मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण यानी किडनैप कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे। प्रवृत्ति नहीं, प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही स्वभाव ही होता है। तो दबंग स्वभाव के आदमी थे। अपनी योजना को कार्य रूप में यानी प्रैक्टिकली रूप में परिणित यानी बदलने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। गोपनीयता मतलब राज रखते हुए, किसी को पता ना चले, तो ये करते हुए वो ऐसा कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है, मतलब काफी पुरानी बात नहीं है। लेखक कहता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस यानी इन सब चीजों से युक्त होकर एकाएक हरिहर काका के दालान पर आधम के। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो अचानक से हमला हो गया तो उनको उम्मीद ही नहीं थी, तो अब वो तैयार नहीं है। इसीलिए परिणाम क्या हुआ वो आगे देखो। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। चंपत यानी भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न कभी सुनी थी, क्योंकि पहले कभी हुई नहीं थी ऐसा कुछ। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहां जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। मतलब वो अपने अपने घरों में अपनी छतों पर आ गए थे। बाकी जो उनके शुभ चिंतक थे वो उनके घर आ गए, हरिहर काका के घर। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। मतलब वो समझ गए थे। मैं माने साथ दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे, यानी दल के साथ बल के साथ ठाकुर बाड़ी के में पहुंच गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। मतलब चुपचाप सब शांत हो। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। हमेशा की तरह जैसे बंद होता है वैसे वो बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला। वातावरण में बहुत सुनापन था क्योंकि रात थी। उन्हें लगा यह काम महंत जी का नहीं है। मतलब उन्होंने फिर ये अनुमान लगाया कि ये काम तो महंत जी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी शांति है जब, तो यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। जरूर ये काम बाहर के डाकू का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। हरजाने की मतलब जो किडनैप कर लेते हैं वो कुछ ना कुछ फिरौती तो मांगते ही है ना, तो वो कोई मोटी रकम मांगेंगे और हरिहर काका को तब करेंगे वो मुक्त। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय, मतलब जो खोज में निकले लोग थे ना वो अभी दूसरी दिशा में जा ही रहे थे। इतने में हुआ क्या देखो, इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित यानी मिली जुली किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। मतलब जैसे कोई आवाज कर रहा हो, अंदर बातचीत कर रहा हो। सबके कान खड़े हो गए। सब वो बातें सुनते हैं तो वो खड़े हो, मतलब उनके कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में ही है। फिर तो उनको शक पक्का हो गया। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। तितर बितर यानी जो लोग दरवाजा खटखटा रहे थे वो भाग खड़े हुए, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने लग रहे हैं। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियां से फायरिंग शुरू हो गई। मतलब बंदूक चलाने लगे। एक नौजवान के पैर में गोली लग भी गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग गए। सब गोली चलते ही भाग गए। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए, क्योंकि उनको तो अपने भाई दिख रहे हैं ना, अपने भाई भी नहीं दिख रहे। उनको तो 15 बीघे खेत की जमीन दिख रही है। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा कि हम तीन लोग कर भी क्या सकते हैं। तो वो वापिस हो गए और पुलिस को पकड़ कर ले आए। इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे, यानी जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। मतलब जो महंत जी के प्रति आदर सत्कार था जो हरिहर काका के मन में, वो आसमान में था, वो अब जमीन पर आ गिरा। आना ही था, क्योंकि ऐसी हरकत जो कि एक ओछी हरकत है, गंदी हरकत है, वो उन्होंने देख ली। तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, श्रद्धा के योग्य समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित यानी नफरत योग्य, दुराचारी यानी दुराचार करने वाला और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। मतलब महंत का जो आदर सत्कार था वो अब नीचे हो गया, भाइयों का आदर अब थोड़ा बढ़ गया था। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे
और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। यहां दूसरी तरफ महंत जी समझा भी रहे हैं उनको पकड़कर, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, और दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी में आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दारोगा मतलब इंस्पेक्टर, और पुलिस के 8 जवान उतरे। ठीक है, पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी यानी खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती, मतलब वो बहुत बड़ी थी, कितना घेर लेते, तो छोटी होती तो घेर सकते थे। तो यही बात है कि अगर ठाकुरबाड़ी छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल काय यानी इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी में पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। मतलब उन्होंने ये बात सोची थी कि जैसे ही हम पुलिस को लेकर आएंगे तो जैसा हमला हमारे ऊपर हुआ था, यानी पत्थरों से, बंदूक से, वो हमला दोबारा होगा, तो पुलिस भी समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सबूत भी होगा। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ पुलिस के आने पर। तो अब क्या होता है देखो, तो साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। रोड़ा मतलब छोटा पत्थर कह सकते हो। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, हवा में ही। लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के वो अंदर ऐसा मशगूल थे जैसे वो अंदर सो रहे हैं और उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुबह तड़के यानी सुबह होते होते एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। वृद्ध साधु था जो बहुत बूढ़ा था, उसको सुनाई भी शायद कम नहीं देता था, या जानबूझ के वो एक्टिंग कर रहा था। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी तथा अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसा कह देता। ऐसे वक्त में पुलिस क्या करती है? लाठी मारती है और ज्यादा उस पर मतलब ज्यादा दबाव डालती है। लेकिन अब वो बेचारा बूढ़ा है, उस पर क्या लाठी चार्ज किया जाए, क्या उससे जबरदस्ती उगलवाए जाए? तो ऐसे वक्त में पुलिस के, वही बात लिखी हुई है कि ऐसे वक्त में पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। लेकिन उस साधु की वह यानी उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया मतलब अनदेखा ही करना पड़ा, उसको जाने दिया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में, मतलब ऊपर नीचे सब छान मारा, लेकिन कोई कुछ नहीं मिला। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में मिला ही नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। अब बेचारे करें क्या? ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहां भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। उनका जेल जाना तो दूर की बात, मेरा भाई भी नहीं मिला, हरिहर काका ही नहीं मिले। बच्चों, चंपत का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद रखते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं। अब जो बच्चे मुझे ये सारी बातों का जवाब देते हुए जाएंगे, उनको मेरी तरफ से एक हार्ट तो मिलेगा ही पक्का। चलिए, ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए उस कमरे, क्योंकि अब बाकी तो सब तलाशी ले ली गई, एक कमरा रह गया जिस पर ताला लगा हुआ है। उस कमरे की कुंजी यानी चाबी की मांग वृद्ध साधु से की गई, तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया।
पुलिस के जवान सावधान हो गए। अब धक्का किसने दिया वो तो आप समझ ही गए हैं, यानी हरिहर काका जो बंद है अंदर वो धक्का दे रहे हैं। इवन उनके हाथ पैर मुंह सब बंद कर दिया गया। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई अन्य साधु, नौजवान यानी जवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा दृश्य था। देखो बच्चों, ये जो हरिहर काका हैं बांध कर उनको अंदर छोड़ दिया गया और बाहर पुलिस और उनके भाई काफी लोग वहां पर आ गए हैं। अब आगे क्या होता है ये तो आपकी बुक में चित्र था, वो मैंने आपको दिखाया। आगे क्या होता है देखना। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। मतलब वो सारी बातें बताना शुरू कर दी, पर्दाफाश करना शुरू किया कि क्या कहा कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए, आदि आदि आदि। ये सब कुछ उन्होंने बताना शुरू कर दिया और बता दिया, सब कुछ बता दिया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी और होनी भी थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर, क्योंकि अब उन पर दोबारा हमला ना हो इस बात का भाई ध्यान रख रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस होकर यानी युक्त होकर लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। यानी जब वो बाहर जाते इतनी सुरक्षा बढ़ा दी कि हद से ज्यादा। यही बात यहां इस पैराग्राफ में लिखी थी। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, मतलब चारों तरफ से उनको घेर कर तब हरिहर काका को सुलाया जाता था। और आधे लोग जगकर ड्यूटी देते, आधे लोग उनके आसपास सोकर। और जब आधे लोग उठ जाते तो वो जो पहले से तैनात थे, खड़े रहे थे, बड़े ध्यान से जगकर ड्यूटी दे रहे थे, वो उनके सोने का नंबर आ जाता था। तो इस तरह से एक टर्न बांटी गई थी, बारी बांटी गई थी। तो यही लिखा हुआ देखो। तो भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जगकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। ठाकुर बाड़ी भी अब वो जो पहले थी वो वैसा सीन नहीं है। अब वहां एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से 2 वर्गों में बट गया था। मतलब शुरू से ही, पहले बताया था ना 2 वर्गों में, कुछ इस हिस्से में थे तो कुछ उस हिस्से में। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। मतलब सब अपना अपना पक्ष रख रहे थे। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे, मतलब अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि हरिहर काका अब सचेत हो गए हैं। पहले तो वो भोले भाले थे, अनपढ़ तो थे ही, लेकिन एक भोले भाले किसान की तरह रहते थे। लेकिन अब वो चतुर रहने लगे। मतलब चतुर रहने लगे का मतलब सचेत रहने लगे कि कहीं कुछ ऐसा फिर से घटित ना हो जाए। अब दूसरी तरफ जो महंत जी हैं उनके प्रति तो उनकी भावना वैसे ही खत्म हो गई थी। यानी हरिहर काका अब उनको नीच समझते थे, या जो भी उनके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया वो तो उन्होंने स्वाभाविक था ही कि उनके मन में अब उनके प्रति अच्छी भावना तो आनी नहीं थी। तो और दूसरी तरफ एक और बात कि जो भाई हैं वो भाई उनकी सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन किस वजह से वो तो आपको भी पता है ना। लेकिन वो भाई अब कब तक करते इतनी सुरक्षा। तो इसीलिए बीच बीच में भाई हरिहर काका को एक ही बात कहते रहते कि आप एक काम करो, ये घटना दोबारा ना घटे, इसीलिए जमीन हमारे नाम कर दो, क्योंकि हमारे नाम पर हो जाएगी तो वो मेहनत कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह से लोभ लालच या बात की जो चुकनी चुपड़ी जो बातें की जा सकती थी वो सब की उन्होंने। लेकिन उनके मन में, यानी हरिहर काका के मन में एक बात बैठी हुई थी कि अगर जीते जी किसी के नाम कर दी मैंने तो फिर मेरी कौन पूछेगा। और वो एक ही बात कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे ही नाम हो जाएगी अपने आप ही कानूनी तरीके से, तो तुम अब नाम करने से क्या फायदा। तब भाई ये कहते हैं कि वो अंगूठे के निशान लेके गया हुआ है, तो कहीं वो अपने नाम ना कर दे, इसलिए पहले ही हमारे नाम कर दो। तो अब हरिहर काका ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं और करते भी नहीं है। भाइयों ने सुरक्षा तो कर बढ़ा दी थी, लेकिन वो कब तक करते उनकी सुरक्षा। तो अब स्थिति हुई कि वो इंतजार कर रहे थे कि ये सुरक्षा तब तक करेंगे जब तक ये हमारे नाम जमीन नहीं कर देते। बार बार समझाने पर जब हरिहर काका नहीं मान रहे तब भाइयों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जो महंत जी ने किया था। ठाकुर बाड़ी के महंत जी ने जिस तरह से अंगूठे के निशान लिए थे जबरदस्ती, ठीक वैसे ही उन्होंने भी ले लिए। अब जो
महंत जी के प्रति भावना थी हरिहर काका के मन में, वो तो नीचे थी ही, भाइयों के प्रति थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, है ना, मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा आदर वाले माने जाते थे महंत जी के मुकाबले। लेकिन जब भाइयों ने भी ऐसा कर दिया तब भाइयों की स्थिति, यानी भाइयों का जो मन में आदर था वो भी अब नीचे हो गया। अब ना तो भाइयों का ना महंत जी का कोई आदर नहीं रह गया हरिहर काका के मन में। स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अब वो जमीन लिखे तो लिखे किसके नाम और करे तो करे क्या। वो कहां तक ये बात पहुंचती है, यहां पर पाठ का एंड होगा। मैं आपको एंड में बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, मतलब इसका निष्कर्ष बताने वाला हूं। तो अभी पहले जितना समझाया है उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी ही चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था, मतलब वो समझ रहे थे महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधु का पेट पालता है, उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं, निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में यानी भेष में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को अब उन्होंने माध्यम बनाया है। ये सब महंत जी के बारे में सोच रहे हैं वो हरिहर काका, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, क्योंकि धार्मिक लोग अक्सर अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, मंदिरों में विश्वास रखना ही होता है उनको, क्योंकि वो धार्मिक हैं, तो वो अपने आप ही विश्वास बन जाता है। तो महंत जी इस बात का फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध में मक्खी गिर जाती है ना, तो लेकिन उसको अलग कैसे फेंक दिया जाता है, तो वैसे ही उनकी स्थिति हो जाएगी। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछे तक नहींगा। और तो और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा, मतलब बुढ़ापे में दुख कैसे बीतेगा। अब इतना वो उन्होंने सोच लिया है, आगे क्या होता है। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। मतलब वो यही सोच रहे थे कि भाइयों के साथ रहेंगे और लेकिन उनके नाम नहीं करवाएंगे, लेकिन वातावरण तो और ही तैयार हो रहा था, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत जी की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता रह गया। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, यानी अपने आप ही मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, तो महंत के जो अंगूठे के निशान वो वैसे भी काम नहीं आएंगे। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जगते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। अब उनको अज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए यानी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि देखो मरना तो वैसे भी है, इनके नाम कर दूंगा तो भी मेरी मरने जैसी स्थिति हो जाएगी, तो फायदा तो है नहीं। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह, रमेसर एक नाम है उस मतलब एक आदमी का नाम, तो उसकी विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। मतलब रोज मरने से अच्छा है एक ही बार ये मुझे मार दें, वो ज्यादा ठीक है। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उनके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली थी। ये उनके गांव का ही कोई होगा कैरेक्टर। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। दोनों जून यानी दोनों समय उनको खाना देना अखरने लगा, यानी खटकने लगा, चुभने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं, यानी कांप उठते हैं, क्योंकि उनके इतनी जमीन नाम होते हुए भी वो बुढ़ापे में अच्छा जीवन नहीं जी पाई। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते होते। पांव पखाड़ना यानी पांव धोना।
हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन, धुर माने एक छोटी सी जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। ऐसा वो उन्होंने कहा, यानी अपने भाइयों को कहा। बच्चों, ठाकुर बाड़ी का फाटक किसने खोला था? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब भाइयों ने कुछ कहा, क्या कहा कि देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। इस तरह से उन्होंने कहा। इस तरह से देखो, ये जो लोग हैं इनको बेचारे को मार रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि अंगूठे के निशान लिख दो वगैरह वगैरह। इस चित्र में आप समझ रहे हो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार यानी विरोध करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। यानी हरिहर काका अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, यानी वो अब इतने लोगों से कैसे जूझते। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया, चेत यानी समझ आई कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण माने उसी समय उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस यानी आसपास के लोग दालान में जुटने लगे। आवाज से वो सचेत हो गए लोग भी। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई। महंत जी को भी यह बात पहुंच गई, है ना, ये खबर फैली जाती खैर। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, मतलब ये तुम इनके मामले में क्यों पढ़ रहे हो, ये इनका निजी मसला है, इनको जो करना है करने दो। ऐसा उन गांव वालों को समझाने लगे वो, यानी इनके भाइयों के ही रिश्तेदार। तो निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता यानी वह शीघ्रता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आधम के पुलिस को ले आए। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो जाता है ना, पुलिस आ गई तो निजी मामला तो खत्म ही हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। मतलब जिस तरह से ठाकुर बाड़ी में मिले थे ना हरिहर काका, उससे भी बदतर हालत में हरिहर काका घर में मिले हैं अपने भाइयों के। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं और उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कि अगर कोई थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से मार देते। इस तरह की सारी बातें वो हरिहर काका बताने लगे। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। मतलब देख लो किस हद तक इंसान गिर जाता है पैसों के लिए, जमीन के लिए। वह बहुत ही घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे, चंपत यानी भाग गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है। मतलब इसके बाद तो कोई घटना नहीं घटी, लेखक ऐसा बता रहा है, ये सबसे अंतिम घटना है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो। अब महंत जी भी उनके दुश्मन जो अंगूठे के निशान लेकर भाग गए, दूसरी तरफ भाई भी भाग गए अंगूठे के निशान लेकर, वो भी उनके दुश्मन। अब स्थिति ये हुई कि हरिहर काका अब मतलब सब कुछ उनका लुट गया था। उनके पास उनकी जमीन तो थी लेकिन बाकी सब कुछ नहीं था। जमीन का करते भी क्या, जब रिश्ते नाते सब कुछ आसपास के सब लोग ही खत्म हो गए उनके, तो अब वो क्या करें, किससे मोह रखें। उनका अब इतना दुख, इतना मतलब बुरी स्थिति आ गई है उनके जीवन में कि अब वो चाह कर भी बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते भी नहीं है किसी से। इतनी बुरी स्थिति है। जो मैंने आपको शुरू में बातें बताई थी वही बातें अब यहाँ लास्ट में भी लिखी गई हैं। तो अब क्या होता है हरिहर काका के साथ। हरिहर काका अब एक गुजारिश करते हैं पुलिस वालों से, क्या कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा, क्योंकि मैं सेफ नहीं हूं। और सुरक्षा प्रदान भी की जाती है। दो या एक पुलिसकर्मी हमेशा उनके साथ तैनात रहते हैं, बल्कि इवन पैसे भी उन्हीं से ही मिलते हैं। हरिहर काका ही पैसे देते हैं उनको, उन्हीं के पैसों पर मौज करते हैं वो, लेकिन उनका ध्यान रखते हैं। दूसरी ओर उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनकी रखवाली करता है या उनकी देखभाल कर लेता है, यानी उनको खाना खिलाना वगैरह, घर में साफ सफाई रखना, जो भी उनका काम कर दिया करता है। तो ये स्थिति आ गई है। लेकिन हाँ, उनका जो दुख है वो इतना हद से ज्यादा है, वो आप और मैं शायद समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ जो स्थिति हुई है वो इतनी बुरी है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। यही बात अब हम पढ़ेंगे, देखना। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले, 1-2 नहीं 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। मतलब उनको 4 जवान मिले सुरक्षा के लिए, ये गुहार लगाई गई भाइयों ने और महंत ने कि हाँ दे दिए जाए इनको 4 सुरक्षाकर्मी, हमेशा इनका ध्यान रखा जाए। क्यों दी जा रहे हैं? क्योंकि भाइयों को भी अभी भी उम्मीद है
कि एक ना एक दिन की इनकी जमीन तो हमारी नाम होगी, तो इनको कुछ होना नहीं चाहिए, कहीं महंत जी अपने नाम करवा लें। महंत को भी यही डर है, तो इसीलिए वो भी यही चाह रहे हैं कि इनको सुरक्षा मिल जानी चाहिए, 4 जवान हमेशा इनके पास होने चाहिए। तो यही बात लिखी गई थी। क्या कहा है कि हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे रहकर ही उनके भाई और महंत ने पैरवी लगाकर यानी सिफारिश लगाकर और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यानी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनको सुरक्षा मिल गई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम था कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव के पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। मतलब वो पुलिस की सुरक्षा में जरूर रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाई और वो महंत उनकी सुरक्षा कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए इनको। वो उससे डर रहा है, वो उससे डर रहा है, तो सुरक्षा तो मिल रही है, लेकिन वो अब दूसरी तरफ से ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने आए। साथ ही अपना सद्भाव यानी दोनों जो दल हैं, महंत जी और भाई, वो बीच बीच में ये भी प्रयास करते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें अपनी ओर कर लें। लेकिन होता क्या है, वो अब आगे देखते रहना। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं, यानी कोशिश करते रहते हैं। गांव में एक नेताजी भी हैं। अब नेताजी की भी कहानी सुनो। नेताजी उनके पास आते हैं। नेताजी आए और उनसे सिफारिश तो नहीं, एक विनती करने लगे कि आप एक काम करो, ये जो 15 बीघे खेत की जमीन है ना, उसके ऊपर एक स्कूल बनवा लो। स्कूल बना दोगे तो गांव में एक अच्छा स्कूल हो जाएगा और तुम्हारी जमीन किसी और के नाम भी नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए एक स्कूल बनवा दो। अब ये बात भी हरिहर काका को नहीं पसंद आई, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं ये जमीन नाम किसी के करूंगा, उसके बाद तो मेरा कुछ नहीं होना। चलिए, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिएगा कि गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल यानी उसी समय गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय, देखो नाम भी रख दिया है, नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हरिहर काका हैं। मतलब हरिहर काका ही उनकी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। आंगन हो, खेत हो, खलियान हो, अलाव हो, बीच बगीचे हो, बरगद हो, हर जगह उनकी ही चर्चा रहती है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं थी। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग यानी काका की जो बात थी उसके सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब मेन बात इनकी वही होती थी गांव वासियों की। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत भी नहीं होता। छिड़ती है तो फिर चलती ही रहती है। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। किस तरह की संभावनाएं? वो इस तरह की, जैसे राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। यह बात उन्होंने बहुत अच्छी की। उन्होंने पहले लिखवा दिया कि इन दोनों में से किसी के नाम नहीं करने वाला मैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, इस तरह की बातें अब हो रही थी गांव में। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक ही उगल देता है। मतलब जो जितना जानता है ना कानून के बारे में, उससे भी कहीं ज्यादा बोलता है वो। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब इस तरह की चर्चा चलती रहती। सब बकवास। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। मतलब बात फैलती देर ना लगती। खबर झूठी है या सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है।
एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर को खत्म क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि खत्म कर देते तो अंगूठे के निशान काम भी आते। खत्म किया नहीं तो अब हरियर काका ने तो लिखवा दिया कि ये मैं इनके नाम नहीं करने वाला। बात ही आगे नहीं बढ़ती, ये बात अगर कर देते तो। बच्चों, नेताजी ने क्या बनवाना चाहा था, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। देखो, यहां तक चर्चा होने लगी है। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। मतलब कौन उनकी लाश को अग्नि देगा, इस बात के लिए खून की नदियां बहेंगी, यानी लड़ाई होंगी, ऐसी चर्चा होने लगी। और कुछ हद तक सच भी थी, वो ऐसा भी कर भी रहे थे, मन मन सोच भी रहे थे। और एक तीसरी खबर भी आती है, ये खबर अलग अलग जो फैल रही है वो बता रहा है लेखक कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। मतलब भाई किस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो भी बताया गया कि वो मशहूर डाकू से बातचीत भी कर चुके हैं कि कैसे हम उनकी जमीन पर कब्जा करेंगे वगैरह वगैरह। ये खबरें फैल रही हैं, तो अब वो सच है झूठ है वो बाद की बात है, लेकिन ऐसी खबरें चल जरूर रही हैं। क्या तो भाई ने अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा, यानी जो उनके नाम करवाएगा, कब्जा करवाएगा, वो बुट्टन जो डाकू है वो 5 बीघे जमीन रख लेगा, बाकी के जो 10 बच जाएंगे वो उन भाइयों को दे देगा। तो बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, यानी उन्हीं का ही दबदबा है। एक चौथी खबर भी आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरियर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। साधु और नागा मतलब होता है एक विशेष प्रकार के साधु, वो उनको बुलाएंगे। मतलब इस तरह की खबरें वो फैलाई जा रही हैं या फैल रही हैं। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया, यानी ढक गया है। मतलब अलग अलग तरह की हर रोज खबरें फैल रही हैं और भयानक खबरें हैं। ऐसी खबरें, दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। आतंक तो होगा ही, क्योंकि भाई और महंत दोनों घात लगाए बैठे हैं। कुछ भी हो सकता है गांव में, तो गांव के लोग डरे हुए बैठे हैं। सबके मन में यह बात कि हरियर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं, मतलब अमृत तो पीकर नहीं आए, कभी ना एक दिन तो मरेंगे ही। तो जिस दिन मरेंगे उस दिन कितनी लड़ाई होगी, हड़गम मचेगा, क्या कुछ होगा, उस बात को लेकर गांव के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। तो एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। प्रतीक्षा यानी इंतजार, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक ना एक दिन तो मरेंगे ही। हरियर काका मृत्यु तो सबको आनी ही है। और हरियर काका तो बिल्कुल मौन हो गए, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। मतलब क्या करेंगे उस जमीन का और ये सारी चीजों का। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पैसे पर पल रहे हैं वो भी। अब लेखक एक कहावत कहता है कि जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। वैसे मतलब समझ गए होगे, लेकिन फिर भी समझा देता हूं कि जिसका धन है वह रहे उपास। वो तो उपवास कर रहा है, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा, खा पी भी नहीं रहा इतना, लेकिन खाने वाले करें विलास। जो खा रहे हैं उसके नाम पर ही वो तो ऐश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था दोनों समय उसका भोग लगा रहे हैं। मतलब इतना भोग, वो अब जो मिलना है वो तो उसका कोई लाभ तो नहीं है ना बच्चों। इतनी बुरी स्थिति देखकर आपका भी मन पसीजा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, अगर आप अब तक भी चैप्टर को सुन रहे हो तो अपना नाम एक बार कमेंट में जरूर लिखना। जो नाम लिखेगा मैं समझ जाऊंगा एंड तक उसने ये पाठ सुना है और अच्छे से समझा है। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो एंड तक बने रहे। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए। तो मिलेंगे बच्चों, ये तीनों चीजें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। और वो जगह क्या है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th इलेक्टिव। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये तीनों चीजें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा है। अगर आप अच्छे समझ चुके तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हरियर काका से कागजों पर अंगूठे कैसे लगवाए गए? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। हरियर काका से कागजों पर अंगूठे के निशान कैसे लगवाए गए थे? आपके ऑप्शन ए, उन्हें सब कुछ पढ़कर सुनाकर, बी, जबरन धोखे से, सी, कोई नहीं, या डी, बंदूक दिखाकर। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न
हरिहर काका की संपत्ति के दावेदार कौन थे? आपके ऑप्शन महन, हरिहर काका के भाई, दोनों या कोई नहीं। 5 4 सोच समझ के जवाब देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, कथावाचक और हरिहर काका के में क्या संबंध थे? दोनों दोस्त थे, एक ही परिवार से हैं, दोनों एक ही गांव के निवासी हैं, या डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गांव वालों की अपार श्रद्धा से उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? आपके ऑप्शन ए अंधभक्ति, अविश्वास, धार्मिक प्रवृत्ति या विश्वास। अब ये अपार श्रद्धा किसके प्रति? ठाकुर बाड़ी के प्रति। तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी, धार्मिक प्रवृत्ति का। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फ्री कोर्स का फायदा ये है कि आपको एक ही पेज में A to Z सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस चीज की, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, तो लिंक को क्लिक करके एक बार तो जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।